एक बहुत ही प्यारा गांव हुआ करता था। उस गांव में छोटू भी रहता था अपने पिता के साथ। छोटू की माँ बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। छोटू का अपने पिता के अलावा और कोई भी नहीं था। होली के दिन पूरा गांव होली का जश्न मना रहा था। गांव के सभी बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब रंगों में सराबोर थे। छोटू बाकी बच्चों को बहुत ही गौर से रंग खेलते हुए देख रहा था। गांव के बाकी बच्चों को रंग खेलता देख वो खुश हो रहा था। उसका भी मन कर रहा था रंग खेलने का। छोटू भागकर उन सभी गांव के बच्चों के पास गया और बोला, मुझे भी होली खेलनी है, मुझे भी खिलाओ ना। वो सारे लोग छोटू की तरफ देखने लगते हैं। उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे। सभी लोग उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। छोटू को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो भी हंसने लगता है। ये देखो ये देखो, ये देखो, ये भिखारी भी हंस रहा है। छोटू खुद को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर भी उसे समझ नहीं आता कि वो लोग क्यों हंस रहे हैं। तभी छोटू बोलता है, तुम लोगों ने भांग पी रखी है क्या? हंस क्यों रहे हो? मुझे भी अपने साथ होली खिलाओ ना। हाँ, क्यों नहीं, तुम अपना रंग निकालो, हम लोग होली खेलते हैं। पर छोटू गरीब घर का लड़का था, उसके पास होली खेलने के लिए रंग नहीं थे। जब तेरे पास रंग नहीं है तो होली खेलने क्यों चला आया भिखारी की औलाद? चल भाग यहाँ से। अरे ऐसे किसी को नहीं बोलते भैया। छोटू के पिताजी दूर से ये सब देख लेते हैं और उन्हें खुद पर शर्म आने लगती है। छोटू के पिता का एक हाथ नहीं था। छोटू उदास मन लेकर वहां से चला आता है। उसके पिताजी उसे आता देख पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी दूर पर गोपाल नाम का एक लड़का ये सब खड़ा हुआ देख रहा था। वो अपनी गाय माता के ऊपर लेटा था, रंग लगाए हुए। मैं भी कितना नालायक पिता हूँ। सभी बच्चे आज होली में रंग खेल रहे हैं, खुश हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, पर मैं अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर पाया। नहीं, मैं अपने बच्चे को ऐसे उदास नहीं देख सकता। इतना बोलकर छोटू के पिताजी वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ छोटू पैदल ही इधर उधर भटक रहा था। इधर उधर भटकते भटकते छोटू अपने घर पहुंच जाता है। छोटू का घर टूटा फूटा था। अरे पिताजी कहाँ चले गए? इस बीमारी की हालत में उन्हें इधर उधर नहीं जाना चाहिए था, पर इसमें उनकी गलती नहीं है। मैं एक नालायक औलाद हूँ। सुबह से मेरे पिताजी भूखे हैं और अभी तक मैं खाने का इंतजाम नहीं कर पाया। शायद भूख की वजह से कहीं खाने का इंतजाम करने तो नहीं चले गए मेरे पिताजी। वहीं दूसरी तरफ छोटू के पिताजी गांव से दूर किसी सेठ के घर पहुंच जाते हैं। उनके घर के बाहर का आंगन रंगों से भरा हुआ था। शायद लोगों ने खूब जमकर होली खेली होगी वहां पर। छोटू के पिताजी पर वहां के सेठ धन्नीलाल की नजर पड़ जाती है और वो अपने नौकर से कहता है, अरे सुरेश, इस भिखारी को अंदर मत आने देना, बाहर से ही भगा दे। कोई भी त्योहार आता है चले आते हैं मुंह उठाकर, पैसा इकट्ठा करके बस दारू पी जाते हैं और कुछ नहीं। भीख मांगने के लिए अपना हाथ तक कटवा डालते हैं ये लोग, ताकि काम धाम ना करना पड़े। भगा इस आदमी को यहाँ से। सेठ धन्नीलाल का नौकर छोटू के पिताजी को भगाने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन उसके पिता ने सब कुछ सुन लिया था। ओए भिखारी, तूने सुना नहीं हमारे मालिक ने क्या कहा? चल भाग यहाँ से। कोई भी त्योहार तुम लोग छोड़ते नहीं हो ना? सुबह से हजारों रुपए तो कमाई लिए होगे। अरे नहीं नहीं मालिक, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और ना ही यहाँ पर कोई भीख मांगने आया हूँ। अच्छा, तो भिखारी नहीं है तो कहाँ का सम्राट है तू? सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके कमाता हूँ, लेकिन जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था अचानक मशीन के अंदर मेरा हाथ चला गया और मेरा हाथ कट गया। तब से मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा इकलौता बेटा आज सुबह से भूखा है। हर बच्चों की तरह उसे भी होली खेलने का मन होता है, लेकिन मेरे पास रंग और पिचकारी खरीदने के तक भी पैसे नहीं हैं। आ गया ना अपनी औकात पर, तो तुझे रंग और पिचकारी खरीदने के लिए पैसे दूं? सुबह से तेरे जैसे 20 भिखारियों को भगा चुका हूँ। जा, मेरा त्योहार खराब मत कर। मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ सेठ जी। अगर आपके यहाँ कोई काम हो तो मुझे दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूँगा। उसके बदले आप मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे के लिए रंग और पिचकारी खरीद सकूं और कुछ खाने का सामान खरीद सकूं। हमारा भी त्योहार अच्छा बीत जाएगा सेठ जी। छोटू के पिताजी इतनी बातें सुनने के बाद भी वहां से नहीं जा रहे थे, क्योंकि अपने बच्चे को आज होली के दिन वो दुखी नहीं देखना चाहते थे। अरे सेठ जी, सारे नौकर तो होली की वजह से छुट्टी पर गए हुए हैं। ऐसा करते हैं, ये सारा आंगन साफ करवा लेते हैं और जो सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है वो सही जगह लगवा लेते हैं इस आदमी से।
और इसके बदले इसको दे देंगे 150। ये भी खुश हो जाएगा। हाँ, ये तूने सही कहा सुरेश। वैसे भी आज कोई नौकर तो है नहीं, ये आदमी 100 रुपए में भी काम कर लेगा। बाकी लोग तो ज्यादा पैसे मांगेंगे। सेठ धनीलाल छोटू के पिताजी को काम दे देते हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले ये जितनी भी गंदगी पड़ी हुई है सब कुछ साफ कर दो। उसके बाद क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। छोटू के पिताजी अपने एक हाथ से ही आंगन की सफाई करने लगते हैं। काफी देर तक काम करने के बाद वो थक जाते हैं, लेकिन अपने काम को करना वो बंद नहीं करते, क्योंकि अपने बेटे को वो रंग और पिचकारी दिलाना चाहते हैं। काम करते करते उनकी सांसें तेज हो जाती हैं, वो बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। तभी सेठ धनीलाल की नजर उन पर पड़ती है और वो फिर से नाराज हो जाता है, लेकिन सारा काम लगभग हो ही चुका था, इसीलिए धनीलाल ने उसे वहां से पैसा देकर भगा दिया। छोटू के पिताजी बिना कुछ बोले वहां से चल देते हैं। रास्ते में कुछ शरारती लोग होली खेल रहे थे। उन लोगों ने उसके पिताजी के ऊपर रंग डाल दिया और उससे 100 रुपए भी छीन लिए। वो उन लड़कों से गिड़गिड़ाता रहा, पर उन्होंने उनके पैसे वापस नहीं किए। गोपाल की गाय ये सब देखते ही न जाने कहां भाग गई। खैर, छोटू के पिता भागकर फिर से सेठ धनीलाल के पास गए और उनसे कहा कि सेठ जी, रास्ते में मेरे पैसे लूट लिए हैं लोगों ने, मुझे 100 रुपए दे दीजिए। मैं 2-3 दिनों में वापस कर दूंगा, उधार समझ कर ही दे दीजिए ना। देख रहे हो सुरेश, इस आदमी की चालाकी। पैसे कम दिए तो एक नई कहानी बनाकर आ गया मेरे पास। अब जल्दी से तू इस आदमी को यहाँ से दफा कर, वरना मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। ओए बुड्ढे, तेरी वजह से मेरी नौकरी भी चली जाएगी। अब भाग यहाँ से, चल भाग। सुरेश उसका हाथ पकड़कर घर के बाहर भगा देता है और घर का दरवाजा बंद कर देता है। छोटू के पिताजी वहीं बाहर गिर जाते हैं और वहीं जोर जोर से रोने लगते हैं। बाहर कड़ी धूप थी। कुछ देर बाद कुछ शरारती लड़कों ने छोटू के पिता को उठाया और नाली में फेंक दिया और जोर जोर से हंसने लगे। छोटू के पिताजी उस नाली में ही पड़े रहे। तभी उधर से छोटू गुजर रहा था, अपने पिता को ढूंढ रहा था। शायद उसकी नजर नाली में पड़े आदमी पर गई। ये आदमी कौन है जो नाली में पड़ा हुआ है? जाकर देखता हूँ। छोटू जाकर देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि नाली के कीचड़ और रंगों में सना हुआ उसका बाप ही था। छोटू अपने पिता को उठाने की कोशिश कर रहा था। पिताजी, पिताजी उठिए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको नाली में किसने फेंक दिया? पिताजी। पर दोस्तों, छोटू के पिताजी अब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो अब मर चुके थे। छोटू ने देखा तो उनकी सांसें तक नहीं चल रही थी। छोटू जोर जोर से रोने लगा। आसपास के लोगों से उसने मदद मांगी, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। लोगों ने सोचा शायद वो दारू पीकर पड़ा हुआ है। ऐसे ही ना जाने कितने लोग, कितने परिवार आज भी देश में तड़प तड़प कर मर जाते हैं, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता। तभी वहां पर अपनी गाय पर बैठकर बांसुरी बजाते हुए गोपाल आ जाता है। गोपाल छोटू के कंधों पर हाथ रखता है, फिर उसके पिता के सर पर हाथ फेरता है। उनकी सांसें चलने लगती हैं। इससे पहले कि छोटू कुछ बोल पाता, गोपाल ने कहा, तुम तुरंत इन्हें लेकर घर जाओ। मैं कौन हूँ ये सब जानने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। छोटू अपने पिता को लेकर घर आ जाता है, पर ये क्या, घर में रंग, गुलाल, मिठाइयाँ रखी हुई है। इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, वहाँ सेठ धनीलाल और गोपाल अपनी गाय के साथ पहुँच जाते हैं। सेठ धनीलाल बोलता है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपने अहंकार में डूब गया था। खुद पर बहुत घमंड हो गया था मुझे। मैं भूल गया था कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर ने हमें धनवान इसलिए बनाया ताकि एक दूसरे की मदद कर सके। इस गोपाल ने आज मेरी आंखें खोल दी। आज से आप मेरे मुनीम, और बेटा छोटू, तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे और अपने पिता को एक सफल इंसान बनकर दिखाओगे। पर ये गोपाल कौन है? गोपाल मुस्कुराता है, अपनी बांसुरी बजाता है। देखते ही देखते वो श्री कृष्ण का रूप ले लेते हैं। इस होली ऐसा कोई भी परिवार आपको दिखे तो उसकी मदद करें। अगर मदद ना कर पाए तो कम से कम उसके साथ कुछ गलत ना करें। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।